है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए सोशल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सोशल साइंस का 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। डाउटनेट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस भास के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। है दोस्तों, जैसा कि आज की मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था मैट्रिक एग्जाम में ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में, तो आपके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था, जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो काफ़ी सिंपल जवाब है कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था। उन्होंने क्या किया था कि 1831 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की थी, जिसे यंग इटली नामक इस संस्था के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज की मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया। उसके बाद में क्या हुआ कि जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास हुआ, यानी उदय हुआ। किंतु क्या हुआ था कि वहीं पे बात करते हैं दक्षिण जर्मन लोग की, तो दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया, और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के जितने भी क्षेत्र थे उस सभी को जीतकर एक संगठन की स्थापना किए थे, जिसका नाम पड़ा था जर्मन राइन राज्य। ठीक है, जिससे में क्या हुआ था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ था, किंतु उसी में कुछ ऐसे लोग थे, दक्षिण जर्मन के कुछ ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर युद्ध के द्वारा उसे दबा दिया, यानी उसे हरा दिया, और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। ठीक है, इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण रही थी। उसके बाद में अगला सवाल है खूनी रविवार क्या है। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि खूनी रविवार क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहे थे, जिसमें क्या हुआ था कि जिसको जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए और हजारों से अधिक मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार फिर से हम आपसे बता देते हैं कि आखिर खूनी रविवार क्या था। तो क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी की बात है कि रूस के जितने भी जनता थे ना, वो एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहे थे। आप सभी को मालूम होगा कि जार किसको बोला जाता है।
तो रूस में वहाँ के जितने भी शासक होते थे, जितने भी राजा यानी सम्राट होते थे ना, उन सभी राजाओं, उन सभी सम्राटों को जार कहा जाता था। तो सन 1905 ईस्वी की बात है कि रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर यानी रूस के सम्राट की ओर जा रहे थे। तो जार के सेनाओं ने यानी रूस के सम्राट को ऐसा लगा कि वे उनका विरोध करने आ रहे हैं, तो वे अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक यानी लगातार उन पर गोलियां बरसाने लगे। किसके सैनिक? तो रूस के सैनिक यानी जार के सैनिक। तो उन पर गोलियां बरसाने लगे। तो अब जाहिर सी बात है, जब मजदूरों पे गोलियां बरसाई जाएगी तो बहुत मजदूर इसमें मारे जाएंगे, बहुत से ज़्यादा घायल होंगे। तो सेम टू सेम वही काम हुआ था, जिसमें हज़ारों मजदूर मारे गए और हज़ारों से अधिक मजदूर जो थे वो घायल हो गए थे। और यह जो घटना हुआ था वो रविवार को हुआ था। उस दिन इतना ना खून खराबा हुआ था, यही कारण है कि इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके मेट एग्जाम के लिए कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें, ये 2016 के एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेगुआ शहर में हुआ था। मेट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1818 लिखेंगे आप। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कौन से शहर में? तो मेगुआ शहर में। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, यानी रूस और मॉन्टेस्क्यू के बारे में उनके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मौजूद था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए यानी आगे बढ़े। उसके बाद में क्या हुआ कि 1868 ईस्वी की बात है, उसने दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसमें प्रमुख बहुत सारे सिद्धांत थे जो इस प्रकार हैं। पहला जो सिद्धांत था वह था द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में आपको लिखना होगा कि वर्ग विहीन यानी राजविहीन का सिद्धांत। उसके बाद में आज से भी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखे। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेगुआ शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए यानी आगे बढ़े। उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की यानी स्थापना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्गविहीन यानी राज्यविहीन का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की गई थी। तो 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट आपसे बात बता दें कि दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो मैट्रिक एग्जाम में ये भी देखने को मिला है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला जो सवाल है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। ये भी आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि लेनिन की जो आर्थिक नीति अपनाई थी वो 1921 ईस्वी में अपनाई थी। उनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1924 ईस्वी में हो गई थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कैसे अपनाया गया था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन की नई आर्थिक नीति अपनाई। क्या हुआ था कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो उसी को सुधारने के लिए लेनिन ने सन 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार क्या हुआ कि लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई। रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। पहले उसका निजीकरण हो गया था, लेकिन उसे राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, यानी वो देश का रेलवे और जो बैंकों की जो सेवा है वो देश के हित में चला गया। और चर्च की जो भी संपत्ति थी वो जब्त कर ली गई, जिससे क्या हुआ कि उद्योगों के वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। और निश्चित है कि जब वस्तुओं और उद्योगों में जब वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है देश डेवलप करेगा। तो जिससे क्या हुआ कि रूस की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत हो गई। तो उम्मीद है कि आप सभी, अगर मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, उम्मीद है कि आप सभी लिख ही देंगे। उसके बाद में जो अगला सवाल है काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, यानी चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप सभी क्या जानते हैं वहीं आप सभी को इसमें लिखना होगा।
तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की आर्थिक दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, यानी काफ़ी कर बढ़ा दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः गांधी जी ने 1987 में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण पहुँचे और चंपारण आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, बात है ये 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी में क्या हुआ था कि आप सभी जानते होंगे। उम्मीद है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी स्टूडेंट का जो अपना अपना जो जगह होगा, उस जाहिर सी बात है बिहार के कई कई ज़िले से आप सभी होंगे, ठीक है। तो बिहार का ही एक ऐसा ज़िला है जिसका नाम है पूर्वी चंपारण ज़िला, जो मोतिहारी के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही बड़ी बात है कि हम भी मोतिहारी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो 1917 ईस्वी की बात है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है ना, वो नील उत्पादक किसानों के स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज क्या करता था कि अंग्रेज यहाँ पे आकर किसानों से कहता था कि भाई ज़बरदस्ती आप नील की खेती करो। और जाहिर सी बात है कि जब नील की खेती किया जाएगा तो जितने भी ज़मीन है, जितने भी भूमि है, वो सब क्या हो जाते थे, बंजर हो जाते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि यहीं पे 3 कठिया प्रणाली भी अपनाई गई, जिससे क्या हुआ कि किसान और मजदूर काफ़ी ही परेशान थे। अतः बिहार के ही रहने वाले हैं पूर्वी चंपारण जिला के राजकुमार शुक्ल, वो महात्मा गांधी के पास एक अनुरोध लेके गए कि भाई हम लोग बहुत सारे परेशान हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा है, जिससे किसानों की भूमि जो है वो बंजर पड़ती जा रही है। और इससे क्या हुआ कि किसान बहुत ही लोग परेशान हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या हुआ कि चंपारण पहुंचकर उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो चंपारण से हुई थी, ठीक है, पूर्वी चंपारण से। तो उसके आगे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा था। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि जुलाई क्रांति क्या है। ऐसे भी पूछा जाता है कि 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति का वर्णन करें। तो इस प्रकार से जुलाई क्रांति का मैं यहाँ पे एक फिगर भी चिपका दिया हूँ। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकती हैं। तो आप क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि फ्रांस में बुर्बो का शासन था। बुर्बो एक वंश का नाम है। तो फ्रांस में क्या हुआ था कि बुर्बो वंश का राज था, यानी शासन था, जिसके शासक चार्ल्स 10वां थे, जो निरंकुश शासक था, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना और लोकतांत्रिक भावनाओं को कठोरतापूर्वक चलाने का काम किया करता था। वे प्रतिक्रियावादी नेता पोलिगनेव को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध घोर असंतोष फैल गया था। चार्ल्स 10वां के उदारवादियों के विरुद्ध 18 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में युद्ध की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़ के भाग गया, ठीक है। और कहाँ पे भागा? तो इंग्लैंड भागा। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का जो शासन का जो था वो अंत हो गया। इसी क्रांति को फ्रांस के इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लेते हैं कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति को यहाँ से चुनाव के दौरान चुन के उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं और वो अपना अगर सीट किसी और को देकर उसका प्रधानमंत्री का निर्माण करता है, बना देता है, तो जाहिर सी बात है कि देश के हित में कुछ भी नहीं सोचेगा, वो मनमौजी करेगा, जिससे जनता को जो है वो असंतोष फैल जाएगा। असंतोष का मतलब होता है कि चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ था कि चार्ल्स 10वां ने उदारवादियों के विरुद्ध 18 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें चार्ल्स 10वां जो उस समय प्रधानमंत्री बना था वो गद्दी छोड़कर इंग्लैंड में भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश शासन का जो था वो अंत हो गया था। और इसी क्रांति को इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, आप अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ इन मैजिक टिप्स, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं questionforexam.com, और वहाँ पे जाके वेबसाइट पे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकती हैं। और साथ ही मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से स्टडी करके आप अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद।